ना जाने कितने लोगों के सपने होते हैं ऐसे जगह पे लाइन लगाना। ये पिक्चर जो है ये लवासना से पास किए हुए जो आईएएस ऑफिसर्स है उनका ये एक्चुअली फेलिसिटेशन सेरेमनी का पिक्चर है जो कि राष्ट्रपति भवन में होता है। ये पिक्चर सिर्फ पिक्चर ही नहीं, बहुत सारे एस्पिरेंट की ख्वाब है। तो वही चीजों के पीछे भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीजें होती है। आज की ये वीडियो होने वाले है उसी के बारे में, जहां पे आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव चीजों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे आईएएस के पोस्ट और डेजिग्नेशन के बारे में, जो कि इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस और रेस्पेक्टेड सर्विस माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आईएएस ऑफिसर बनना हर किसी का सपना जैसे होता है, लेकिन उसके लिए जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जो कि बहुत ही टफ माना जाता है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव माना जाता है। इस एग्जाम में हर साल लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों के सिलेक्शन होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हो तो आपको कौन कौन सी पोस्ट, कौन कौन सी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर से जाना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आईएएस का अगर मतलब हम बताएं तो हम सभी को पता है कि आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो पहले हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में बातचीत करें, उससे पहले मैं आपको बता दूंगी हमारी एंड्यूवर प्रेप की इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए पहले तो आप सभी को बहुत सारे धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो पे जरूर कमेंट करना कि इस वीडियो आपको कैसा लगा, या बाकी वीडियो के बारे में भी आपको कोई भी बात कहनी है तो वो सारे कमेंट हमारे आंखों पर। और हमारी जो सोशल मीडिया हैंडल है उसमें से स्पेशली टेलीग्राम की बात मैं करूंगी, वहां पे आपको डेली बाइलिंगुअल करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपको यहाँ वहां भागना ना पड़े। आप एक ही जगह पे आपको कॉन्साइज वे में सारे करंट अफेयर्स डिटेलिंग सबको मिल जाए। तो ज्यादा देर ना करें और यहाँ पे जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, ठीक है। और हाँ, फिर से मैं याद दिला दूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो बेसिकली अगर शुरू से बात करें तो मैं बात करूंगी कि भारत सरकार के सबसे बड़ी और सबसे इज्जतदार नौकरी जिसको कहा जाता है विच इज द आईएएस ऑफिसर होना, या आईएएस की जो पोस्ट होता है। आईएएस ऑफिसर्स को यूपीएससी एग्जाम के द्वारा चुना जाता है, जो हर साल लाखों कैंडिडेट्स देते हैं। आईएएस ऑफिसर की जो हायरार्की है और जो पे स्केल है वो बहुत ही इंप्रेसिव होता है। तो चलिए जानते हैं आईएएस ऑफिसर के कुछ इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन और उनके पावर के बारे में, ठीक है। चलो पहले हम बता देते हैं। पहले तो आपको यूपीएससी के 3 स्टेजेस के अंदर से जाना पड़ता है। तो वो 3 स्टेजेस क्या है? पहली बात ये है कि आपको प्रीलिम्स लिखना होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर आते हैं। 2 पेपर में एक पेपर होता है जनरल स्टडीज, दूसरा होता है सीसेट। सीसेट होता है आपको बेसिकली उसको क्वालिफाइंग नेचर में रखा गया है, जिसमें आपको बस पास होना होता है। उसको पास करने हेतु आपको जाके आपका फर्स्ट पेपर को चेक किया जाता है, फिर उसमें अगर आप कट ऑफ मार्क को पास करते हैं तो जाके आप मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। अब मेंस में आप 4 पेपर देते हैं, जो होता है कंपलसरी पेपर, उसमें और एक कंपलसरी पेपर ऐड होता है जो कि है ऐसे पेपर, और 2 कंपलसरी पेपर होता है, वो होता है आपके लैंग्वेज पेपर। अब उस लैंग्वेज पेपर में एक पेपर तो निश्चित रूप में इंग्लिश रहेगा, और दूसरे जो पेपर होता है उस पेपर में अगर हम बात करें तो वो आपके सुविधा अनुसार कोई भी लैंग्वेज के ऊपर हो सकता है, जो भारत के संविधान के अंदर जिसको इंपॉर्टेंस दिया गया, या संविधि जिसको संविधान के विधिवत लैंग्वेज या भाषा के रूप में चुना गया है, उसी लैंग्वेज। तो ये बंगाली हो सकता है, ये ओडिया हो सकता है, या आसामी हो सकता है, मतलब जो भी वहां पे लिखा हो, उर्दू हो सकता है, संस्कृत हो सकता है। और आपके पास होता है एक ऑप्शनल पेपर देने का भी यहाँ पे एक ऑप्शन, जहाँ पे आपको चयन करना पड़ता है। बहुत सारे लिस्ट दिया गया है यूपीएससी की तरफ से, उनमें से एक सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट पे आपको पेपर लिखना होता है डिस्क्रिप्टिव वे में, फिर जाके आप जब मेंस का पास मार्क्स कैरी कर लेते हो तब आपको देना होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू जब आप पास कर जाते हो तब आपका
रैंक के अनुसार आपका सिलेक्शन होता है कि आप कहाँ पे जाने वाले हो, क्या आप आईएएस हो रहे हो या आईपीएस हो रहे हो। इसी के साथ आपको अगर बता दिया जाए तो ये भी चीज है कि आईएएस मतलब एक ऑफिसर जब आईएएस बनते हैं तो उनके जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। मतलब उनको जैसे ग्रूम किया जाता है, उनको लबसना भेजा जाता है, फिर उनको ग्राउंड लेवल पे भेजा जाता है, फिर उनसे भारत दर्शन कराया जाता है, भारत के कोने कोने में जाके रूरल जो स्टेबिलिटी है उसको समझना होता है। ये बहुत ही खूबसूरत एक प्रोसेस होता है। लेकिन उस खूबसूरत प्रोसेस को पास करने के बाद इनको जो डिग्निटरीज मिलते हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा नजर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि लवसनाग से आप जब पहले निकलते हो और आप एक आईएएस बन के निकलते हो, सबसे पहले मतलब आप शुरुआत के दिन से लेकर 4 साल तक आपको एसडीएम के रूप पे कहीं पे लागू किया जाता है, जो कि है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। और इनके जो हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं वो कौन होते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी होते हैं। सीनियर स्केल होता है जो कि 5 से 9 साल तक होता है। इसमें आप एडीएम बन जाते हो या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो कि सीडीओ कहते हैं। यहाँ पे भी अगर बात करें, ये भी सेक्रेटरी और डेप्यूटी सेक्रेटरी के अंदर ये पद आते हैं। फिर जाके आप अगर सुपर टाइम स्केल में आ जाते हो, सुपर टाइम स्केल मतलब 10 से लेकर 15 साल तक आप काम कर चुके हो, फिर जाके आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डीएम बनाया जाता है और कलेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जाता है। अब मजे की बात यह है, जब आप आईएएस या आईएएस के अधीन होते हो या आईएएस बन जाते हो, तब जाके जो ये 10 से 15 साल लगता है, अगर आप यही अगर स्टेट सर्विस के थ्रू करोगे तो इस पोस्ट पाने के लिए 25 से लेकर 30 इयर्स लग जाता है। ये सच्चाई है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अबव सुपर टाइम स्केल में अगर हम बात करें तो 16 से लेकर 24 साल तक आप जॉब में हो, आपका प्रमोशन मिल चुका है, फिर आप जाके डिविजनल कमिश्नर और सेक्रेटरी बनते हो और एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के बीच आते हैं ये। अब आता है अबव सुपर टाइम स्केल का 3 डिवीजन, जहां पे आप 25 साल से लेकर 34 साल या उससे भी ज्यादा काम कर रहे होते होंगे। जहां पे 25 से 30 साल तक, 30 साल के अंदर आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया जाता है और सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अंदर अगर बात करें उसके अंदर ये काम करते हैं। अबव सुपर टाइम स्केल जब होता है 30 से लेकर 33 साल तक, इस टाइम पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आप बनते हो और सबसे हाईएस्ट जो पद होता है आईएएस में वो होता है चीफ सेक्रेटरी। और ये चीफ सेक्रेटरी बहुत ही हाईएस्ट होता है, तो इनके अंदर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आ सकता है। मतलब यानी कि ये हो गया कि आप कैसे भी कुछ भी करो, तो बेसिकली ये जो पावर मिलता है वो बहुत ही है। क्यों? अगर देखो, अगर हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात करें, मतलब आईएएस ऑफिसर ये जो 5 से मतलब 10 साल हो गए हैं तब जाके जब वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाते हैं या कलेक्टर की पोस्ट उनको मिलता है, ये आईएएस ऑफिसर के सबसे इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल डेजिग्नेशन होता है, एकदम रूट लेवल पे ही, क्योंकि डीएम डिस्ट्रिक्ट का हेड होते हैं और उनके पास बहुत सारे पावर होते हैं। डीएम को लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल वेलफेयर और पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए भी जिम्मेदारी माना जाता है। तो ये सारे सेक्शन को डीएम ही ये देखभाल करते हैं। डीएम जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट और एजेंसीज को सुपरवाइज भी कर सकते हैं और उनके डायरेक्शन से ही यहाँ पे कोई भी पब्लिक पॉलिसी या कुछ भी बन सकता है। डीएम को जुडिशियल पावर भी मिलता है, मतलब जो जुडिशियल, बेसिकली डीएम कौन होता है? डीएम होता है एग्जीक्यूटिव हेड, लेकिन उनको जुडिशियल पावर भी दिया जाता है, जैसे कि मैजिस्ट्रेटियल कोर्ट में कोई केसेस को सुनना और कोई फाइन्स या पनिशमेंट उसको इंपोज करना, ये सारे डीएम के हाथ होते हैं। डीएम डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। अब आराम से समझ ही पा रहे हो कि अगर डिविजनल कमिश्नर की पोस्ट अगर मिलता है डीएम से लेकर, तो ये डिविजनल कमिश्नर कितने इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की अगर डिवीजन की बात करें तो डिविजनल कमिश्नर वो एक डिवीजन के हेड करते हैं, जो कि है डिस्ट्रिक्ट, मतलब कोई भी, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, जैसे डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो जैसे एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं, डिविजनल कमिश्नर के अंडर कई डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। और डिविजनल कमिश्नर जो होते हैं, जो डीएम और एडीएम को गाइड और मॉनिटरिंग भी करना होता है उनको। डिविजनल कमिश्नर को जो भी जुडिशियल पावर मिलता है
और वो रेवेन्यू केसेस में अपील्स भी सुनते हैं डिविजनल कमिश्नर को। डिवीजन के डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन, मतलब जो कोऑर्डिनेशन होते हैं उनके लिए भी काम करना होता है। तो आईएएस ऑफिसर के जो हाईएस्ट पोजीशन के मैंने बात किया वो है क्या, चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट। चीफ सेक्रेटरी एक स्टेट गवर्नमेंट के हेड होते हैं। हमें पता है स्टेट गवर्नमेंट के हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। लेकिन चीफ मिनिस्टर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। गवर्नमेंट की तरफ से भी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनको कहते हैं। तो वो पोस्ट होल्ड करते हैं एक आईएएस ऑफिसर, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, जो कि है चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज को गाइड करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं और उनके परफॉर्मेंस का रिव्यू भी करते हैं। तो समझ में यही आता है कि सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो एक लिंक बनता है, उस लिंक का सूत्रधार होते हैं चीफ सेक्रेटरी महाशय। चीफ सेक्रेटरी स्टेट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की भी मदद करते हैं और उनको पॉलिसी मैटर में भी कंसल्ट करना होता है। तो बेसिकली आईएएस ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम करने का मौका मिलता है, जहां उन्हें अलग अलग डेजिग्नेशन और पावर मिलती है। आईएएस ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया, एडिशनल सेक्रेटरी, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का पोस्ट भी मिल सकता है एज अ सीनियर ऑफिशियल हिसाब से, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आईएएस ऑफिसर की नेशनल लेवल पर पॉलिसीज और प्रोग्राम बनते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना, उसको इवैल्यूएट करना, ये सारे काम किसके अंदर आते हैं, एक आईएएस ऑफिसर के अंदर। अब तो आपको सभी को पता ही है कि सिर्फ सेंट्रल सेक्रेटरी, मतलब सेंट्रल की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। इवेंचुअली अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, उनको वहां पे काम करने की मौका मिलता है। जैसे कोई भी फॉरेन मिशन हो गया, यूनाइटेड नेशन का कोई काम हो गया, वर्ल्ड बैंक का काम हो गया, ये सारे में कौन एडवोकेसी करते हैं, डेफिनेटली एक आईएएस ऑफिसर। मतलब एक आईएएस ऑफिसर का मतलब सिर्फ डीएम नहीं होता। आईएएस ऑफिसर तो सबसे हाईएस्ट पद होते हैं जिनके हाथ में इतने सारे पावर दिया जाता है। आईपीएस ऑफिसर की जो बेसिक पे स्केल है, वही अगर हम बात करें आईएएस के बारे में, वो सेम ही है। मतलब 7th पे कमीशन के हिसाब से ये 56,100 से लेके 2.5 लाख तक इनको सैलरी मिलते हैं। तो अगर आप देखोगे बेसिक पे का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। एसडीएम पे इनका सैलरी 51,100 से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक पे ये इतना होते हैं और ये फिर हाई बढ़ते भी रहते हैं। दिस इज द बेसिक सैलरी। और जब ये इतने सैलरी पे मिल जाते हैं तो इनके सैलरी फिक्स्ड हो जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, तो इनके जो बेसिक है इसके ऊपर बाकी अलाउंसेस ऐड होंगे। इट्स अ वेरी हाई डिविजन। सिर्फ यही नहीं, इनको बाकी सारे अलाउंसेस भी दिया जाता है। इस अलाउंसेस के अंदर क्या है, इस अलाउंसेस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इनको मेडिकल अलाउंस मिलता है, इनका हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, और बात करेंगे तो जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, इनकम टैक्स हो गया, यहाँ के जितने होता है ये काट के ही उनके हाथों में दिया जाता है। अब देखो, ये जो आईएएस ऑफिसर बनने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस तो एक होता है, लेकिन ये बन जाना ही अपने आप में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस चीज है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मतलब क्वेश्चन दिमाग में आ ही सकता है कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, तो इससे पहले भी हमारा एक वीडियो है, उसको भी आप देख लेना, आईपीएस के बारे में भी रखा गया है। तो बेसिकली कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आप पास आउट हुए हो या आपके एग्जामिनेशन के 3rd ईयर्स में हो, तो भी आप यूपीएससी के ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर सकते हो। और उसके साथ अगर आपके एज लिमिट ये है तो आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हो, जबकि ये 42 होगा। तो 32 होता है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 35, एससी एसटी के लिए 37, पीडब्ल्यूडी के लिए मतलब जो फिजिकली जो वीकर है, जो या जिसमें फिजिकली इम्पेयर्डनेस है, वो लोग भी यहाँ पे 42 ईयर्स तक वो लोग एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर हम बात करें इनके अटेम्प्ट के बारे में, जनरल में इनको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, ओबीसी के लिए ये अटेम्प्ट मिलता है 9, एससी एसटी के लिए इनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलता है, और पीडब्ल्यूडी के लिए भी इनको 9th अटेम्प्ट मिलते हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको पढ़ाई भी बहुत ज्यादा करना होता है। इतना कुछ सुनने के बाद आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है, भाई हमें बनना है टीना डाबी, क्या क्यों नहीं बनेंगे,
हमें बनना है। हम इतने सारे सोशल मीडिया में देखते हैं यार कितने इतने अच्छे लाइफ है, तो ये तो इतना आसान नहीं होगा, है ना। जो चीज़ पाने में ज़्यादा कसरत होनी होती है वो काम में खुशी कुछ ज़्यादा ही मिलती है। इसलिए बताया जाता है आप दुनिया की कोई भी जॉब कर लो, कहीं ना कहीं पे जाके वो जॉब सेटिस्फेक्शन, एक सिविल सर्विस के जो जॉब सेटिस्फेक्शन, हाँ डेफिनेटली ये बात है कि एक सिविल सर्वेंट के दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि वो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं। मतलब कल जाके अगर पीएम मोदी कुछ बनाएंगे तो उसको फाइनलाइज करने की हक किसको मिलता है? वो कैबिनेट या सेंट्रल सेक्रेटरीट को ही मिलेगा, है ना। उस सेक्रेटरी में जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उनके पास उसके ड्राफ्ट जाएगा। तो ये छोटी बात नहीं होती है, एक देश को चलाना बहुत बड़ी बात होती है। एकदम ग्राउंड लेवल पे भी बात करें कि डिस्ट्रिक्ट को चलाना बहुत बड़ी बात होती है। तो नॉर्मली ये बात मतलब सही से बैठता ही है कि इफ़ यू आर गेटिंग रेडी फॉर अ बिगर पावर, तो डेफिनेटली द पावर कम्स विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की शुरुआत होती है आपके एकदम ग्राउंड लेवल स्टडीज से। मतलब अगर आप हिंदी मीडियम से हो और या आप इंग्लिश मीडियम से हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन योर बेसिक knowledge should be very much clear. This is why it is been told कि if you are being ready for the civil service, आपकी पढ़ाई NCERT से शुरू करो, क्योंकि आपकी बेसिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी वहाँ से। फिर आप एडवांस लेवल स्टडी करो और एडवांस स्टडी के साथ साथ शुरुआत कर दो अपने पेपर लिखने के। 12वीं फेल मूवी अगर देखा होगा आपने, तो वहाँ पे एक टाइम पे मनोज जी की लाइफस्टाइल दिखाते हुए विक्रम मेसी का एक सीन आता है, जिस सीन में वो एक क्वालिफाइड आईएएस ऑफिसर के पास जाते हैं और वो ऑफिसर उनको लिखने के लिए बताते हैं, वो भी उनके खुद के बारे में, लेकिन वो लिख नहीं पाते। ये आसान बात नहीं है। अगर मैं आपको अभी बताऊंगी, इस वीडियो को पॉज करो, एक पेन पेपर लो, अपने बारे में 1000 शब्द छोड़ ही दो, 500 शब्द लिख के दिखाओ और आपके पास बस 5 मिनट रखे हैं। ये अगर हम आपको बताते हैं, मैं कंफर्म हूँ आप में से सिर्फ आप नहीं, अगर ये चीज़ हमें भी पहले जब हमारी प्रिपरेशन के तौर पे हमें भी दिया जाता था, हमारे लिए भी ये चीज़ बहुत ही टफ हुआ करता था। फिर जाके दिन बे दिन प्रैक्टिस से जाके आज जाके जब हमें कोई एक टॉपिक मिलता है, तब उस पे हम 3 मिनट के अंदर कुछ करीबन 200 वर्ड लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो प्रैक्टिस आपको पहले दिन से तैयार करना होगा। उस तैयारी के लिए आपके पीछे क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? आपको न्यूज़पेपर स्टडी करना है बहुत सारे। आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर के मतलब ये है कि आपको द हिंदू ले लिया, इंडियन एक्सप्रेस ले लिया, टेलीग्राफ ले लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कोई एक ऑथेंटिकेट न्यूज़पेपर को फॉलो करना है, उसके न्यूज़ेस को एनालिटिकल बेसिस में करना है और फिर उसके ऊपर कोई टॉपिक अगर बनता है, उस टॉपिक पे आपको लिखना है, लिखना प्रैक्टिस करना है। मतलब बेसिक लेवल पे आपने एनसीईआरटी क्लियर किया, फिर जाके आपने एडवांस लेवल पे आपने एडवांस बुक स्टडी करना शुरू कर दिया और फिर जाके आपने लिखना चालू कर दिया। लेकिन फिर भी आपको लगेगा कहीं ना कहीं पे भाई तैयारी क्यों नहीं हो पा रही है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर हियर एंड्योवर प्रेप। आप अगर एंड्योवर प्रेप के कोई भी सोशल मीडिया को ज्वाइन कर चुके हो, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, इतनी बात तो गारंटी के साथ हम बता सकते हैं कि आपको प्रिपरेशन हो जाएगा आसान। क्योंकि जो चीज़ आपको दिमाग से करना होगा वो चीज़ आपको एक फॉर्मेट में मिलेगी जो आपके प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा आसान बनाएगा। और इसी वजह से ही आपको मैं बताऊंगी यू आर एट द राइट प्लेस। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और कोई भी ऑनलाइन सोर्सेस की हो या कोई मैगजीन, कोई न्यूज़पेपर का अपडेट है, सभी के सभी चीज़ आपको टाइम टू टाइम इस पे हमारे ऐप के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलते जाएंगे। तो आज के सेशन यहाँ तक। आपको फिर से बताऊंगी हमारे सारे सोशल मीडिया जो ऐप्स है उस पर आप, सोशल मीडिया जो हैंडल्स है उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपसे मैं फिर से मिलूंगी दूसरे एक सेशन के साथ। क्लास अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, लाइक तो कर ही दीजिएगा। एक लाइक से हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है पूरा सेशन बनाना, क्योंकि आपको पता ही है
कि हमारे चैनल अभी बहुत नया चैनल है और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों का योगदान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि आपका ये जो आपके जो ये हेल्पफुल हैंड है या हेल्पफुल आपके जो हमारी तरफ के जो आपकी दृष्टि है, इसको बनाए रखिएगा और आगे बढ़ाइएगा, पढ़ाई अच्छे से करिएगा। आपसे मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद।